Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Psychology Corner channel and welcome to series of psychology tutorial. Today we are going to study about biopsychology, जो कि हमने पिछली जो वीडियोस थी उस पर इसका जिक्र भी किया था और थोड़ा बहुत उसको सरफेस से देखा भी था और आज हम इसको डेप्थ में स्टडी करते हैं। सेल्स इन नर्वस सिस्टम, जिसे हम न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स भी कहते हैं, और उसके साथ कुछ और भी सेल्स होते हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें ग्लायल सेल्स आते हैं। Glial cells provide physical and metabolic support to neurons. Neurons को जो है physical और metabolic support provide करते हैं, जो nerve cells जिसे हम कहते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। Including neuronal insulation and communication, ये neuronal insulation और communication में भी help करता है। And nutrient waste transport, nutrient supply करने में और waste transport करने में भी help करता है। अब हम आते हैं न्यूरॉन, जिसके लिए कहा गया था ये ग्लायल सेल्स जो है फिजिकल मेटाबॉलिक सपोर्ट को बात करते हैं न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन क्या है? राइट, एक्ट एज एन इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो एक्ट करते हैं इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन जाती है बॉडी से, कोई भी वो न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। ये न्यूरॉन या नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखिए आप। ये नर्व सेल, जैसे मैंने कहा, एक सेल होता है, लेकिन ये टिपिकल सेल होता है। आप इसकी डायग्राम देखें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट्स हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म है उसे हम सेल बॉडी या सोमा कहते हैं, और इसमें एक जो है एलेंगेटेड शूट जाती है तो उसे हम एक्सॉन कहते हैं। और एलेंगेटेड शूट पे आप आगे देखेंगे कि शीट चढ़ी हुई है, उस शीट को हम माइलिन शीट कहते हैं, और माइलिन शीट के बाद जो है टर्मिनल बटन्स होते हैं। न्यूरॉन स्ट्रक्चर, साइनेप्सिस, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड रिसेप्टर्स, इनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। पहले हम डायग्राम पे आते हैं। तो डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि एक न्यूरॉन है, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और उसकी जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूरॉन्स साइनेप्स की तरफ जा रहे हैं। जो बीच वाला गैप है, जो स्पेस है, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। और दूसरे न्यूरॉन तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती है? जो दूसरा नीचे वाला न्यूरॉन है उसके पास जो है कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड इनटू साइनेप्स, जैसे मैंने बताया, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स अटैच टू रिसेप्टर। इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होती है। फिर जो नीचे वाला न्यूरॉन है ये फिर इसी तरह से खुद में से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेगा और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन तक इसी तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं क्या है। साइनेप्स इज द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड द साइट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने इस डायग्राम से आपको बताया। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो नेक्स्ट अलग न्यूरॉन से अटैच्ड होते हैं। Receptors, protein on the cell surface where neurotransmitters attach vary in shape. इनके मुख्तलिफ शेप्स हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स मैचिंग डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए सूटेबल होते हैं, उनसे मैच करते हैं। हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेटेड, रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है? आप ये डायग्राम देख रहे हैं जिसके स्काई ब्लू कलर पे जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और पिंक कलर की तरफ जो है इंटरसेलुलर फ्लूइड या साइटोप्लाज्म है, और ये बीच में एक सेल मेम्ब्रेन दिखाई जा रही है। तो उसको हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। एट रेस्टिंग पोटेंशियल, सोडियम इज मोर हाईली कंसंट्रेटेड आउटसाइड द सेल इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सोडियम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में मौजूद है, जबकि पोटेशियम, वेयर्स पोटेशियम के प्लस का जो निशान से हम पोटेशियम कहते हैं, इज मोर हाईली कंसंट्रेटेड नियर द मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पिंक कलर का पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म, जैसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इसके अंदर पोटेशियम हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है। अदर मॉलिक्यूल्स सच एज क्लोराइड आयन्स, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम ब्राउन स्क्वायर्स कहते हैं, कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव नेट चार्ज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये चार्ज डिफरेंस की वजह से जो है पूरा
रेस्टिंग पोटेंशियल का प्रोसेस होता है, कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव नेट चार्ज, जिसकी वजह से नेट चार्ज डेवलप हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एंड नेगेटिव नेट चार्ज इन द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस अपोजिट चार्जेस की वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल का प्रोसेस या ये कंडीशन डेवलप होती है। हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट, एक्शन पोटेंशियल किस तरह से होता है? ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल द इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन चेंजेस ड्रामेटिकली। एक्शन पोटेंशियल आप यूँ कहें कि बिल्कुल माइक्रो सेकेंड बल्कि नैनो सेकेंड के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो और नैनो सेकेंड किसी भी सेल का चार्ज किस तरह से बढ़ता है, कम होता है। ये सब डिपेंड करता है कि आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, कितने आयन्स जो है सेल मेम्ब्रेन, आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है जाते हैं और किस तरह से दूसरे न्यूरॉन को एक्टिव करते हैं। ये विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। आप इस डायग्राम को समझे, ये रेस्टिंग पोटेंशियल कहाँ पे, -70 पे, और इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन, वो -55 पे। हम इसमें दो पैरामीटर्स लिए हुए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और टाइम। और आप देखेंगे कि इसकी जो पीक एक्शन पोटेंशियल होती है वो +30 होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस। रिपोलराइजेशन तकरीबन 0 तक होती है, फिर अगेन इट फॉल्स डाउन, हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। ये सब डिपेंड करता है कि कितने आयन्स जो है सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकले, उस तरह से जो है अपनी एक्शन पोटेंशियल होती है, और कितने आयन्स वापस आते हैं, ये सब जो है एक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट, रीअपटेक किस तरह होती है? आप ये डायग्राम में देखें तो जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि ये डेंड्राइट्स हैं, और डेंड्राइट्स जो है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ अटैच करवाता है। ये देखिए डेंड्राइट, तो जब अटैच होते हैं इस जगह पे, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस या गैप होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्स। और किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, और किस तरह से न्यूरॉन्स आयंस जो है रीअपटेक होते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में रीअपटेक न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। रीअपटेक इन्वॉल्व्स मूविंग अ न्यूरोट्रांसमीटर from the synapse back into the axon terminal from which it was released. Okay guys, psychoactive drugs. Psychoactive drugs correct neurotransmitter imbalances. बाज़ों का जो है neurotransmitter imbalances हो जाते हैं किसी भी वजह से। कभी जो है रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल ठीक से नहीं हो पाते, बाज़ों का रिसेप्टर्स जो है वो उनमें कोई भी मतलब कि फॉल्ट आ जाता है, तो इस वजह से न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो दो तरह के होते हैं, एगोनिस्ट मिमिक अ न्यूरोट्रांसमीटर विद द रिसेप्टर साइट। न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर्स होता है, उसका जो रिसेप्टर साइट होता है उसको मिमिक कर देता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज करता है, दैट स्ट्रेंथन इट्स इफेक्ट। इस वजह से किसी भी जो है ड्रग का इफेक्ट स्ट्रेंथन हो जाता है, बढ़ जाता है। एंटागोनिस्ट जो है ब्लॉक करता है द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, जबकि एंटागोनिस्ट क्या करता है, ब्लॉक कर देता है किसी न्यूरोट्रांसमीटर की नॉर्मल एक्टिविटी रिसेप्टर के पास। अब हम पढ़ते हैं पूरा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो तरह के इसके सब सिस्टम से बनता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन और पूरे स्पाइनल कोड तक पे जो है कंसिस्ट करता है। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, इज comprised of the somatic and autonomic nervous system, जो हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क फैला हुआ होता है न्यूरॉन्स का। आप देख सकते हैं सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक महदूद है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क किस तरह फैला हुआ है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, the somatic nervous system transmits sensory and motor signals to and from the central nervous system. यहाँ पे दो टर्म्स यूज किए गए हैं, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, दूसरे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस जो रिस्पॉन्स आता है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आता है। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ आवर ऑर्गन्स, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस जो है उनको कंट्रोल करते हैं। ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं, एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स। और ये जो है दो हिस्सों में तकसीम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन प्रिपेयर अस फॉर फाइट और फ्लाइट। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो है हमें किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर करती है, एक्टिव करती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन इज एसोसिएटेड विद नॉर्मल फंक्शनिंग अंडर रिलैक्स्ड कंडीशंस। जबकि ये सिंपैथेटिक कंडीशन का अपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन, जिसमें हम बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। ये डायग्राम में समझाया गया है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह से, मतलब कि रिलैक्स कंडीशन में कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम रिलैक्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ अप्लाई होता है, और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। पीएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम देखें आप, कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल, इसमें हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी जो आंखों के जो तारे होते हैं वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। दूसरा देखें, स्टिमुलेट सेलिवेशन, हमारी सेलिवेशन स्टिमुलेट हो शुरू हो जाती है, हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हमारी जो ब्रोंकाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। स्टिमुलेट्स डाइजेशन, हमारी डाइजेशन को जो है स्टिमुलेट करती है, और कॉजेज ब्लेडर टू कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि उसके आप देखेंगे वो पूरा अपोजिट है, डायलेट्स प्यूपल को डायलेट करती है, इनहिबिट्स सैलिवेशन, हमारी सैलिवेशन को रोकती है, हार्ट रेट इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ाती है, और ब्रोंकाई को डायलेट करती है, डाइजेशन को इनहिबिट करती है, इनहिबिट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर को इनहिबिट करती है। एंडोक्राइन सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम से काफ़ी जो है इसके साथ इसका किरदार होता है, तो उसको भी समझना लाजिम है। ये पूरा जो है हार्मोनल और ग्लैंड सिस्टम को संभालता है। इसको डिटेल में देखते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ग्लैंड्स, काफ़ी बहुत सारे हमारे बॉडी में जो है ग्लैंड्स होते हैं, ये उस पर मुश्तमल होता है, दैट प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस नॉन एज हार्मोन, जो एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स रेगुलेट बिहेवियर्स, हार्मोन्स जो है हमारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं, सच एज एग्रेशन, गुस्से को, मेटिंग, मेलाप को, एंड पेरेंटिंग ऑफ इंडिविजुअल, वालिदैन की जो है पेरेंटिंग को भी काफ़ी हद तक मुतासिर करती हैं या उसे कंट्रोल करती हैं। हार्मोन्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, एंड बिहेवियर कैन समटाइम्स इन्फ्लुएंस हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन, और हमारे जो बिहेवियर होते हैं वो भी हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हद तक असरअंदाज रखते हैं। The study of psychology and endocrine system is called behavioral endocrinology. अगर हम कलेक्टिवली साइकोलॉजी और एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसे हम कहते हैं बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी। द पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से पार्ट्स हैं आप देख रहे हैं, इसमें कौन से पार्ट्स में पहले ग्लैंड्स कहाँ पे हैं। सबसे पहले आप देखें पाइनियल ग्लैंड है, फिर उसके साथ जो है हाइपोथैलेमस है, आप इनके बीच में देखें, उसके बाद आप देखेंगे थैलेमस, वहाँ पे भी ग्लैंड्स होते हैं, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ओके। आप फिर थायराइड में देखें, थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स, उसके बाद थायराइड ग्लैंड आते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड आते हैं ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड, उसके नीचे ट्रॉकिया आता है, सब एक स्ट्रक्चर है, आप उसके नीचे देखें। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के पास हैं, पेनक्रियास के पास भी ग्लैंड्स होते हैं, और यूटेरस फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, वहाँ पे भी जो है ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ओवरीज, ये भी तो आपको पता है कि वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, और टेस्टिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहाँ पे भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। द ब्रेन लेटरलाइजेशन, अब हम ब्रेन के बारे में जो है डिटेल से स्टडी करते हैं। ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, हर हेमिस्फीयर जो है अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। देयर इज सम स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, especially language. The two hemispheres are connected by a thick band of neural fibers known as corpus callosum that allows the two hemispheres to communicate with each other.
दो हेमिस्फीयर्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, इन दोनों के बीच में न्यूरल फाइबर होती है, बैंड ऑफ न्यूरल फाइबर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम। और ये क्या करता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। आप ये ब्रेन के स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, उनके बीच में कॉर्पस कॉलोसम जो बैंड ऑफ न्यूरल फाइबर्स है। कॉर्पस कॉलोसम और कॉर्पस कॉलोसम के ऊपर आप देखें कि फिर क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। Brain plasticity, the brain's ability to change, adopt and reorganize itself is called brain plasticity। ये सबसे आसान और शॉर्ट डेफिनेशन लेगी, आप इसको देख लीजिएगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये ब्रेन में जो है कुछ ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू इनको डिवाइड किया गया है। आप देखें हाइंड ब्रेन सबसे नीचे, मिड ब्रेन उसके थोड़ा ऊपर, और जबकि फोर ब्रेन का अपर पोर्शन। फोर ब्रेन भी कुछ लॉब्स में डिवाइड किया गया है। तो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर लॉब्स। सबसे पहले आता है, हम फ्रंटल लॉब को देखते हैं, उसके नीचे आप देखें टेम्पोरल लॉब है, टेम्पोरल लॉब के ऊपर आप देखें पैरिटल लॉब है और ऑसिपिटल लॉब है। तमाम लॉब्स के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। फ्रंटल लॉब, द फ्रंटल लॉब contains the motor cortex, below involved in planning and coordinating movement, contains the prefrontal cortex responsible for higher level cognitive functioning। जैसे मैंने पीछे बताया था कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और इसका जो ये रेस्पॉन्सिबल होता है हाई लेवल कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए। कंटेंस ब्रोका एरियाज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन। फोर ब्रेन के अंदर हम देखते हैं पैरिटल लोब, contains a sensory sensory cortex which processes sensory information organized topographically, which means that spatial relationships that exist in the body are maintained on the surface of the somatosensory cortex। The temporal lobe contains the auditory cortex, which processes auditory information, and Wernicke's area below, which is important for speech comprehension, also associated with memory and emotion। ये डील करता है हमारे सुनने वाले एरिया को और काफ़ी हद तक एसोसिएटेड है हमारे मेमोरी और इमोशन के साथ। ऑसिपिटल लोब कंटेन्स द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जैसे कि हमने टेम्पोरल लोब में पढ़ा था कि ये ऑडिटरी को देखता है, जबकि ऑसिपिटल लोब जो है विजुअल कॉर्टेक्स which interprets visual information, जो विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। ऑर्गेनाइज्ड retinotopically, which means that there is a close relationship between the position of an object in a person's visual field and the position of that object's representation on the cortex। Forebrain thalamus, the thalamus serves as the relay center of the brain where most senses are routed for processing। The limbic system में आता है amygdala, hippocampus, hypothalamus। Amygdala structure involved in our experience of emotion and trying emotional meaning to our memories। ये हमारे emotions को regulate करता है। Hippocampus structure associated with learning and memory, ये associated है किसके साथ, learning और memory के साथ। Hypothalamus structure that regulates sexual motivation and behavior, and a number of homeostatic processes serve as an interface between the nervous system and the endocrine system। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ये सेक्सुअल मोटिवेशंस को भी रेगुलेट करता है और होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस मींस काफ़ी सारी चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश करता है। मिड ब्रेन, अब हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। पहले हमने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, मिड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। द सबस्टेंशिया निग्रा, Latin for black substance, and the ventral tegmental area (VTA) contain cell bodies that produce the neurotransmitter dopamine। ये वो जगह है जहाँ से डोपामाइन प्रोड्यूस होता है and are critical for movement, और मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी मूवमेंट के लिए। The reticular formation is centered in the midbrain। Reticular formation जो है midbrain के अंदर पाई जाती है and it is important in regulating the sleep-wake cycle, arousal, alertness and motor activity। ये तमाम जो है फंक्शंस को रेगुलेट करता है।
Hindbrain. The medulla contains the automatic process of the autonomic nervous system, such as breathing, blood pressure, and heart rate. मेडुला हिड ब्रेन के अंदर मेडुला पाया जाता है जो इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। द पॉन्स बिल्कुल नीचा वाला पोर्शन होता है हिंड ब्रेन के, कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है। द सेरिब्लम कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड मोटर स्किल्स, इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, जिसमें सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी आता है, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी आता है, एफएमआरआई फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफिक पैट स्कैन आता है। इनमें ब्रेन्स की इमेजेस ली जाती हैं और पता चलता है कि किस वक्त कौन सा ब्रेन का पोर्शन एक्टिवेट है, किस तरह की वहाँ पे फंक्शनिंग हो रही है, जो ब्रेन में मुख्तलिफ बिहेवियर में जो चेंजेस आती हैं, ये तमाम जो स्कैन से उसको टेस्ट करते हैं, उसे चेक करते हैं। नेचर या नर्चर, अब हम जेनेटिक्स को भी इसमें थोड़ा देख लेते हैं। जेनेटिक्स का भी इसमें थोड़ा सा टच है। डू योर जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी डिटेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और इज इट योर एनवायरनमेंट, हाउ यू वर रेज्ड? एनवायरनमेंट का भी बिल्कुल इसमें रोल होता है। टूल्स टू एक्सप्लोर दिस डिबेट, इस डिबेट में हम जो है कुछ चीज़ों को टच करेंगे। एडॉप्टेशन स्टडी, ट्विन स्टडीज एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। सबसे पहले हम आते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन सेज दैट ऑर्गेनिजम्स दैट आर बेटर सूटेड फॉर देयर एनवायरनमेंट विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं जो बेटर सूटेड है एनवायरनमेंट के लिए, वही रिप्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं की पॉपुलेशन बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। जेनेटिक वैरायटी कंट्रीब्यूट्स टू अ स्पीशीज, जेनेटिक वैरायटी जो है कंट्रीब्यूट करती है किसी भी स्पीशीज के लिए एडॉप्टेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, ताकि वो एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करे। म्यूटेशन होती है ऑल ऑफ सडन एंड परमानेंट चेंज इन अ जीन, जीन के स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंज आती है तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, और लेकिन वो परमानेंट होना चाहिए। एंड इट इज ऑल ऑफ सडन। ये अगर आप फिगर ए में देखें तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इट मीन्स a segment of DNA is known as gene. जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जीन और एनवायरनमेंट का आपस में किस तरह इंटरेक्शन होता है, किस तरह से जीन्स जो है एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में एक्टिवेट होते हैं, सप्रेस होते हैं, और एनवायरनमेंट किस का क्या रोल होता है जीन को एक्टिवेट सप्रेस करने में, और जीन्स का क्या रोल होता है एनवायरनमेंट में अपने फंक्शंस को रेगुलेट करने का। द रेंज ऑफ रिएक्शन जीन सेट दैट definite limits on potential and environment determines how much of that potential is achieved. Genetic environmental correlation, our genes influence our environment and our environment influences the expression of our genes. ये वही बातें जो मैंने आपको बताई। Epigenetics studies how the same gene can lead to different results. Epigenetics में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि एक ही जीन है, सेम तरह का ही जीन है, लेकिन वो डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे देता है। एक इन्वायरमेंट में जो है वो जीन एक तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, दूसरे इन्वायरमेंट में दूसरे तरह का प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है। द एपीजीनोम, द ह्यूमन जीनोम इज अ डीएनए, जैसे कि मैंने बताया कि जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो पूरा जीनोम जो होता है, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे हम पूरा जीनोम कहते हैं। द ह्यूमन जीनोम इज द डीएनए, इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग द प्रोटीन्स, नो डाउट डीएनए इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन से प्रोटीन्स को बिल्ड करना है। दैट कैरी आउट अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन अ सेल, जो डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं सेल के अंदर। द एपिजीनोम इज मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड प्रोटीन्स दैट अटैच टू डीएनए। ये मुख्तलिफ तरह के केमिकल कंपाउंड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है जो डीएनए के साथ अटैच होते हैं। एंट्रेंस जीन्स ऑन और ऑफ, जीन्स को रेगुलेट करते हैं, उसे एक्टिवेट करने में, उसे जो है सप्रेस करने में। कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, और इसी इसी वजह से जो है प्रोटीन्स की प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जाती है मुख्तलिफ सेल्स के अंदर। द एपिजीनोम कैन बी अल्टर्ड थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अपने लिए इसको देखिएगा, समझिएगा। इमेजिन यू आर इन एयरप्लेन प्रिपेयरिंग टू जंप आउट ऑफ योर फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस स्काई डाइविंग। मैं आपको इसमें थोड़ी सी हिंट दे दूंगा, लेकिन आप बाकी खुद कीजिएगा।
विच नर्वस सिस्टम वुड बी इन्वॉल्व, कौन सा नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व लगा, इन वॉट वे, किस तरह से, हाउ वुड योर एंडोक्राइन सिस्टम रिएक्ट, आपका एंडोक्राइन सिस्टम इसमें किस तरह से रिएक्ट करेगा, व्हाट रोल वुड द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन प्ले, इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन का क्या रोल होगा स्काई डाइविंग के अंदर। देखें, ये जो मैंने आपको बताया था फ्लाइट और फाइट वाली कंडीशन, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, जिसमें बंदा इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तो उसमें एक तो वो जो है हमारा बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगी, और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से जो है इसको रेगुलेट करता है या देखता है, किडनी के ऊपर हमारे हार्मोन्स होते हैं, उसमें से कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो इन सिचुएशंस को हैंडल या डील करने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट वाला जो पोर्शन है, इसको आप देखिएगा, ये आपका असाइनमेंट है, मैंने पहले वालों को जो है क्वेश्चन को डील किया, आपको बताया, लेकिन आप खुद भी उसे डिटेल से देख लीजिएगा, और लास्ट वाले जो सवाल है इसका आप जवाब खुद देख लीजिएगा। ओके गाइस, क्विक रिव्यू, हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। What are the basic structure of a neuron and the function of each structure? How do messages travel through the neuron? What is the role of the nervous system and endocrine systems? What are the parts of the brain? How do nature, nurture, and epigenetics influence personality and behavior? That's all, my viewers. Inshallah, we will come up with another video. Take care. Allah Hafiz.